तो आज का चैप्टर हमारा जो बेटा होगा वह यूनिट एंड मेजरमेंट होगा। और इस क्लास में हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये वाला, इसमें ऐसा रहेगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनके लिए सुविधा होगा, देखने में आसानी रहेगी और दोनों को अच्छा लगेगा देखने में। तो यूनिट एंड मेजरमेंट आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप क्या जानते हैं। सबसे पहले हम लोग वही बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप क्या समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग समझते होंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे इसमें हो हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिक राशि। तो ये देखिए है क्या फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब जैसे अगर फिजिकल क्वांटिटी पूछा जा रहा है कि क्या है, तो बोल दीजिएगा कि जिसका सर मापन किया जा सके, जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है वही फिजिकल क्वांटिटी होगा। और जिसका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगा। जैसे अगर हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहें तो आप नाम सुने होंगे पाई का। तो पाई की वैल्यू आप कितना जानते हैं, 3.14 जानते हैं। तो ये पाई एक जो है न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत मतलब अगर हम देखें तो जिसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा, और जिसका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कि जिसका मेजरमेंट किया जा सके, इट मीन्स जिसका मापन किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा, और जिसका मेजरमेंट आप नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिए एक बात आपको बता दें कि जैसे मैग्नीट्यूड अगर आप बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरा जो ज़रूरत पड़ती है उसके साथ यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैग्नीट्यूड जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर दिखाना है कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डिफाइन करना होगा तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला न्यूमेरिक वैल्यू की, और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला यूनिट। अर्थात यहाँ पर अगर हम हिंदी में अगर लिखें तो भौतिक राशि का जो परिमाण होगा, भौतिक राशि का जो परिमाण होगा बेटा, किसी भी भौतिक राशि का जो परिमाण होगा बेटा, उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला आंकिक मान, आंकिक मान, और उसके साथ जुड़ने वाला क्या बेटा, मात्रक। तो भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करना है तो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला आंकिक मान और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला मात्रक। जब तक ये दोनों चीज़ आप नहीं प्रदर्शित करेंगे तब तक वो भौतिक राशि का परिमाण नहीं हो सकता बेटा। तो किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करना है तो उसके साथ दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला उसके साथ उसका न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब आंकिक मान होना चाहिए, और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला क्या होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए। जो इन दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है अगर किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करना है। जैसे में अगर हम एक एग्जाम्पल दे दे बेटा कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, उसका मास 5 है, तो कहेंगे ना सर कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 5 पाउंड है, कि 5 केजी है, कि 5 ग्राम है, कि 5 कुंटल है, कि 5 टन है। ये चीज़ तो क्लियर नहीं हो रहा। अर्थात किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करना है तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। 5 तो आपको दिख रहा है कि वो उसका आंकिक मान है बेटा। जैसे ही अगर हम यहाँ पर केजी लगा दें तो फिर उसका मात्रक भी हो जाएगा। तो मतलब बेटा हम लोग क्या समझे कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करना है तो उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, मतलब आंकिक मान होना चाहिए। दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला मात्रक होना चाहिए। तो 5 तो उसका कौन सी वैल्यू है बेटा, न्यूमेरिक वैल्यू है, और केजी उसका क्या है, यूनिट है। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ मास है, मैग्नीट्यूड ऑफ मास
मैग्नीट्यूड ऑफ मास इज 5 kg। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द्रव्यमान का जो परिमाण है वो कितना है, 5 kg है। इस तरीके से हम अगर देखें तो भौतिक राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, पहला आंकिक मान, दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला मात्रक। जैसे अगर हम कह दें कि इस ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, इस ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स, तो फोर्स की सहायता से पुल कर रहे हैं। जैसे हमने इसमें बोल दिया कि इस ब्लॉक पर हमने जो फोर्स लगाया वो 50 लगा दिया, तो कहेंगे ना सर क्या मजाक कर रहे हैं, यहाँ पर तो दो चीज़ें होनी चाहिए ना जो आप कंसेप्ट दिए हैं। तो 50 तो उसका सर आंकिक वैल्यू हो गई, तो यूनिट भी तो लगाओ सर। तो जैसे ही न्यूटन अगर हम यहाँ पर लगा देते तो उसकी यूनिट भी हो गई, अर्थात उसका मात्रक भी हो गया। तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब बल का जो परिमाण है, बल से स्टूडेंट्स हम लोग बहुत आसानी से समझ गए कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अगर आपको व्यक्त करना है तो दो चीज़ें होनी चाहिए, आंकिक मान और उसके साथ जुड़ने वाला क्या, मात्रक। तो ये वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं बेटा दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी आसानी से समझ सके और साथ में एक इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट अगर देख रहा हो तो उसके लिए भी आसानी हो देखने के लिए। तो इट मीन्स हम लोग समझ गए कि यहाँ पर कितनी चीज़ों की आवश्यकता होगी, दो चीज़ों की, पहला आंकिक मान और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला मात्रक। शुरू करें। तो अब यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं बेटा कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी हमारे पास, एक न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला यूनिट। इन दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको हम लोग समझ तो गए। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि इसको ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, magnitude of any physical quantity remains constant। मतलब किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अगर हम बात कर रहे हैं, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण सदैव नियत होता है। इट मीन्स यहाँ पर अगर हम Q बराबर अगर बात करें तो Q बराबर N इंटू यू होगा, और वो जो होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। न्यूमेरिक वैल्यू N क्या है आपकी, उसकी N आपका जो दिख रहा है वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू है बेटा, न्यूमेरिक वैल्यू है। और साथ में U जो दिख रहा है बेटा वहाँ पर यूनिट है, जो कि पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि N क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, और U आपका क्या है, यूनिट है। उन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ हम K कर लें तो यहाँ से हम लोग क्या देखें बेटा कि यहाँ से ये पता चल रहा है सर कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वो डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर बोलें कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिक वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के, मतलब यूनिट जितना बिगर होगा न्यूमेरिक वैल्यू उतना छोटा होगा। मतलब बिगर यूनिट के लिए न्यूमेरिक वैल्यू स्मॉलर होगी और स्मॉलर यूनिट के लिए न्यूमेरिक वैल्यू बिगर होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम कहें तो कहेंगे सर कैसे आप कह सकते हैं, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग सुने होंगे बेटा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे कि मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, डेसीमीटर होता है, मीटर होता है, डेकामीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, किलोमीटर होता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वो बिग यूनिट की ओर हम मूव करते जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दें कि ये क्या बताना चाह रहा है कि मतलब ये क्या है, मतलब यूनिट जितना स्मॉलर होगा न्यूमेरिक वैल्यू उतनी बड़ी होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात कर दें आपसे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे बात करें
कि लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ इज 4 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ इज 4 मीटर। अगर हम लंबाई की बात करें कि लंबाई का परिमाण कितना है, तो लंबाई का परिमाण 4 मीटर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बताना चाहते हैं, मिलीमीटर होता है आपको पता होगा, फिर सेंटीमीटर होता है, फिर डेसीमीटर होता है, फिर मीटर होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बताना जानना चाहिए सारे स्टूडेंट को। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर होता है, किलोमीटर होता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर अब ऊपर की ओर जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है प्लस के तौर पर, और नीचे जब जाते हैं तो ये माइनस के तरीके से डिक्रीज करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पर 4 मीटर लिख दिए तो मीटर यहाँ है, अब यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो हम स्मॉलर यूनिट की ओर जा रहे हैं, और नीचे जा रहे हैं तो मतलब बिगर यूनिट की ओर जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अगर आपसे पूछते हैं कि अगर आप इसको बताइए कि स्मॉलर यूनिट में ये कितना होगा, तो इसका अमाउंट अगर हम आपसे मिलीमीटर में पूछे तो कितना आएगा, ये अगर आपसे पूछते हैं तो यहाँ पर आप इसका अमाउंट कितना बताएंगे मिलीमीटर में। अगर आप जाएंगे तो यहाँ से काउंट करिए बेटा, 1 2 3, तो 10 टू द पावर ऊपर जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 1 2 3, तो 10 टू द पावर कितना बढ़ जाएगा, 3। तो 1 पे इतना बढ़ रहा है तो 4 पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम अगर लिखेंगे बेटा तो 4 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 4000 मिलीमीटर आ गया बेटा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स की यूनिट जितना छोटी है बेटा, यूनिट जितना छोटी है न्यूमेरिक वैल्यू उतना बड़ा है। मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है, मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है, तो न्यूमेरिक वैल्यू उतना बड़ा है। इट मीन्स हम समझ सकते हैं कि यूनिट जितना छोटी होगी बेटा, न्यूमेरिक वैल्यू उतना बड़ा होगा, और यूनिट हम जितना बड़ा रखेंगे बेटा, यूनिट जितना बड़ा रखेंगे बेटा, न्यूमेरिक वैल्यू उतनी स्मॉलर आएगी। मतलब यूनिट बड़ा रखने पर वैल्यू स्मॉलर होगी। अगर यही आपसे अगर हम किलोमीटर में पूछ दें तो यहाँ पर देखिए, अगर यही वर्ड अगर हम आपसे किलोमीटर में पूछते हैं कि मीटर यहाँ है और आपको जाना है किलोमीटर की ओर, तो 1 2 3 अगर हम इधर चले जाएं तो अगर इसी चीज़ को हम लिखें तो ये कितना आएगा बेटा, अगर हम किलोमीटर में लिखना चाहते हैं 4 मीटर को ही, तो 4 मीटर को 4 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर, तो इट मीन्स 0.004 किलोमीटर। इट मीन्स आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स की यूनिट अगर बिगर हो रही है, किलोमीटर एक बिगर यूनिट है, तो बिगर यूनिट हुई तो वैल्यू स्मॉलर हो गई। मतलब याद रखिएगा कि यूनिट जितनी बड़ी होगी, यूनिट जितनी बड़ी होगी न्यूमेरिक वैल्यू उतना छोटा होगा, और यूनिट जितना स्मॉलर होगी न्यूमेरिक वैल्यू उतना बड़ा होगा। यही कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपको बड़ा चाहिए तो यूनिट आपको छोटा रखना पड़ेगा, अगर यूनिट आप बड़ा रखते हो तो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग ये भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ लिए। तो अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। तो ये सब सारी बातों को हम लोग बात करते हुए चलेंगे। ये सब सारे पार्ट जो है फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो सेल्फ डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो केवल अपने आप से मतलब रखती है, उसी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है क्या। तो पहला हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता क्या है, इसको जो है मूल राशियां हिंदी में कहते हैं बेटा। तो मूल राशियां क्या हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये मूल राशियां जो होती हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे राशि से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जो केवल अपने आप से मतलब रखेंगे वही फंडामेंटल क्वांटिटी होगा, मतलब दूसरे से इसका कोई लेना देना ना हो, ये अपने आप से मतलब रखते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें कि मूल राशियों में कौन आता है, तो मूल राशियों में कुल 7 राशियां आती हैं बेटा। ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 7 राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो पहला आपका जो आता है वो लंबाई आता है बेटा, जिसमें लेंथ आता है। दूसरा नंबर आता है बेटा मास का,
मतलब द्रव्यमान का नंबर आता है बेटा, और तीसरा नंबर जो आता है बेटा वो समय का आता है, मतलब टाइम का आता है। चौथा टेम्परेचर है बेटा। पांचवा तो पदार्थ की मात्रा। तो इस तरीके से ये टेम्परेचर है और ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। सब्सटेंस इस तरीके से हम देखें तो फंडामेंटल क्वांटिटी कुल कितने टाइप के हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपके कुल 7 टाइप के हैं। इसके बाद अगर कोई पूछेंगे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वेलोसिटी को हिंदी में वेग बोलते हैं बेटा, तो आपका सीधे जवाब होना चाहिए नहीं सर। मैं आपसे पूछूं कि फोर्स क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि वर्क क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं सर। ये सब हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो फंडामेंटल केवल और केवल कितने हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपके केवल और केवल 7 हैं बेटा, बस यही याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी को अगर डिफाइन करना है तो 2 चीज़ें होनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा उसके साथ जुड़ने वाला यूनिट। अगर ये चीज़ नहीं रहेगा तो आप उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, वो 7 टाइप के होते हैं। अब इसके बाद हम जो क्लास बात करेंगे वो डिराइव्ड क्वांटिटी पे बात करेंगे। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में थोड़ा देर बाद देखेंगे। तो दूसरा हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज देखिए, अगर डिफाइन करना है बेटा, व्युत्पन्न राशियां हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको। तो डिराइव्ड क्वांटिटी है क्या? तो डिराइव्ड क्वांटिटी देखिए क्या होता है कि विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। इट मीन्स अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं रहता तो डिराइव्ड क्वांटिटी बनना मुश्किल था। इट मीन्स डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? तो याद रखिएगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल के द्वारा बने, वो हमारी किस में आएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी में आएगी। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो ये याद रखिएगा कि जो फंडामेंटल के 7 क्वांटिटीज हैं उनको छोड़ करके होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी आप एक ले लिए तो वो डिराइव्ड नहीं होगा बेटा। तो डिराइव्ड बनते तो हैं फंडामेंटल से ही, लेकिन फंडामेंटल को छोड़ करके होते हैं। तो फंडामेंटल में कितने थे? 7 थे। उनको छोड़ करके जो भी है वो बोल दीजिए यहाँ पर, तो वो आपके किस में आ जाएंगे? डिराइव्ड में आ जाएंगे। तो जैसे एग्जाम्पल में अगर डिराइव्ड की अगर हम एग्जाम्पल पूछे तो कौन कौन आ सकता है? अगर आप देना चाहेंगे तो फंडामेंटल को हटा दीजिए और फिर एग्जाम्पल देना शुरू कर दीजिए। तो इसमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल आ सकता है? आपका वेलोसिटी आ सकता है, हिंदी में आप इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेग। एक्सेलरेशन आ सकता है, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? त्वरण। तो ये सब जितने भी क्वांटिटी होंगे बेटा, ये सब जितने भी क्वांटिटी आएंगे बेटा एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल फंडामेंटल को छोड़ करके आप दे सकते हैं। तो वेलोसिटी आ सकता है, एक्सेलरेशन आ सकता है, फोर्स आ सकता है, वर्क आ सकता है, एनर्जी आ सकती है। ये सब सारे बनते तो हैं फंडामेंटल से ही, लेकिन उनको क्या करके होते हैं? छोड़ करके होते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो बनती तो है फंडामेंटल से ही, लेकिन फंडामेंटल के 7 क्वांटिटीज जो होती हैं उनको छोड़ करके होती है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी याद रखिएगा कि जब भी आप देंगे तो फंडामेंटल को छोड़ करके होना चाहिए। जैसे अगर हम बोल दें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो आप कभी भी डिराइव्ड क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं होगा, वो जब भी होगा
तो वो फंडामेंटल क्वांटिटी होगा। तो ये भी याद रखिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना बहुत उचित था बेटा, क्योंकि ये आपका कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर नहीं होगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं बेटा कि इसको एकदम गठिया के रख लीजिएगा, कोई देगा नहीं आपको इस बात को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं कि वो इंपॉर्टेंट बात है क्या। तो ये इंपॉर्टेंट बात एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है ये थोड़ा देर बाद हम देखेंगे कि टू फिजिकल क्वांटिटी या टू फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसे लिख लेते हैं, टू फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन नॉट बी add or subtract, but it can be multiply and divide। मतलब याद रखिएगा कि दो फंडामेंटल क्वांटिटी को आप कभी भी जो है ना तो ऐड कर सकते हैं, दो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ना तो आप ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल हम आपको दे दें कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से, जैसे अगर हम यहाँ पर दे दें कि 4 kg अब प्लस 3 मीटर, तो यहाँ पर दो अलग अलग तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते बेटा, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि ये इम्पॉसिबल है बेटा, असंभव है बेटा। तो याद रखिएगा बेटा कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर होंगे तो आप उनको ना तो ऐड कर सकते हैं बेटा और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 4 kg और माइनस 3 मीटर अगर लिख देंगे तो याद रखिएगा बेटा कि ये असंभव है बेटा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि दो फंडामेंटल अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, दो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो उनको ना तो आप ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर बात आई मल्टीप्लाई की और डिवाइड की तो ऐसा पॉसिबल है बेटा। जैसे अगर हम इसी जगह लिख दें कि 4 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड, तो आप यहां पर देखिए कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आ गए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 12 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा संभव है, ये संभव है बेटा। तो ये याद रखिएगा कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी होंगे, तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर होंगे तो उन्हें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, उन्हें आप डिवाइड भी कर सकते हो, उन्हें आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ना तो तुम ऐड कर सकते हो और ना ही तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो ये स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर आप लेके चल रहे हैं तो उसमें ना तो आप उनको ऐड कर सकते हैं और ना ही आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन रही बात अगर मल्टीप्लाई की या डिवाइड की तो ये पॉसिबल होगा बेटा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से दो यूनिट हम लोग दो क्वांटिटीज बात कर लिए। अब अगली बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। जा रहा है बेटा पूरक राशियां, पूरक राशियां के बारे में बात करने जा रहे हैं कि पूरक राशियां क्या है। तो पूरक राशियां का मतलब सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो ये देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है क्या। अगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो होते हैं विच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। तो याद रखिएगा अगर इसको डिफाइन करना है तो याद रखिएगा कि विच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। याद रखिएगा कि अगर जिनके पास यूनिट हो लेकिन वो उनके पास डायमेंशन ना हो, विच हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, जिनके पास यूनिट होगा और डायमेंशन ना हो तो वो क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में कहलाती हैं। इसमें दो आते हैं बेटा, जनरली होने के लिए तो और भी हो सकते हैं,
एंगल आता है, और दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल आता है बेटा, सॉलिड एंगल आता है बेटा। तो अगर इसको नापते हैं बेटा तो रेडियन में नापते हैं, और इसको नापते हैं बेटा तो स्टेरेडियन में। तो ये याद रखिएगा कि ये रेडियन है और ये स्टेरेडियन है, ये दोनों उनके क्या हैं, मात्रक हैं। तो याद रखिएगा कि ये सब सप्लीमेंट्री में कौन आते हैं, जिनके पास मात्रक होगा, लेकिन इनके अगर डायमेंशन की बात करें तो इनका डायमेंशन नहीं होगा। M0, L0, T0 आगे हम लोग क्लास में बात करेंगे। इनका भी अगर हम डायमेंशन पूछें तो M0, L0, T0 अर्थात ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। ये दोनों को दोनों डायमेंशन क्या होते हैं बेटा, ये दोनों को दोनों क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं बेटा। डायमेंशन इनका नहीं होता, इनके पास यूनिट होती है बेटा, लेकिन इनके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है बेटा। तो याद रखिएगा। इसी तरह अगर एक एग्जाम्पल और आप अगर देना चाहेंगे तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट का नाम सुने होंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट का नाम सुने होंगे। अदर एग्जाम्पल भी अगर हम देना चाहें तो अदर एग्जाम्पल में कौन आ सकता है बेटा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट भी आ सकता है बेटा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मैकेनिकल इक्विवेलेंट को जे से डिनोट करते हैं बेटा 4.2 जूल पर कैलोरी होती है। तो ये देखिए इनके पास भी यूनिट है, लेकिन अगर बात जब डायमेंशन की आएगी बेटा, यांत्रिकी तुल्यांक इसको हिंदी में बोला जाता है, यांत्रिकी तुल्यांक। तो मतलब अगर यूनिट की बात है, यूनिट तो इनके पास है, लेकिन अगर इनका डायमेंशन पूछें तो सीधे आप क्या बताएंगे, M0, L0, T0। तो इस तरीके से हम लोग बात कर लिए तीनों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल भी देख लिए, डिराइव्ड भी देख लिए, सप्लीमेंट्री भी देख लिए। अब कुछ बेसिक यूनिट देखेंगे थोड़ा देर बाद। तो अब हम लोग बात यहाँ तक कर लिए बेटा, और यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत फेमस होने वाली है, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में देखेंगे, यूनिट ऑफ मास के बारे में देखेंगे, यूनिट ऑफ टाइम के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि सबसे छोटी लेंथ का कहाँ तक हो सकती है, सबसे बिगर लेंथ कहाँ तक हो सकती है। ये सब सारी बातें एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि लेंथ की सबसे बिगर यूनिट कौन है, लेंथ की सबसे स्मॉलर यूनिट कौन है, मास की सबसे बिगर यूनिट कौन है, इस मास की सबसे स्मॉलर यूनिट कौन है। तो ये सब सारी जो बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत करेंगे।